Hello guys, welcome to my YouTube channel PCS Hub. In this video, we will continue our lecture on the mountain ranges of northern India. जो बात हम लोगों ने उत्तरी पर्वत के बारे में पिछले वीडियो में किया था उसको हम लोग इस वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपकी बहुत कृपा होगी। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रांस हिमालयास के बारे में बातचीत कर ली थी। फोल्ड्स के बारे में बात कर ली थी कि फोल्ड्स तीन प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल और रिकम्बेंट। जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि सिमेट्रिकल में थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा टू होता है, असिमेट्रिकल में थीटा वन डज नॉट इक्वल टू थीटा टू होता है, और रिकम्बेंट में थीटा जो होता है एक वो बेस एंगल जिसे हम बोलते हैं वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम उस वीडियो के बचे हुए पार्ट को इस वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांस हिमालयास के बाद जो हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट हिमालय का पार्ट आता है वो है ग्रेटर हिमालय, या जिसे हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयास की तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है कि थीटा वन डज नॉट इक्वल टू थीटा टू, थीटा वन डज नॉट इक्वल टू थीटा टू, मीन्स दोनों बेस एंगल आपस में इक्वल इसके नहीं हैं। अगर बात करें हम लोग हिमालयास की तो हम जैसा कि जानते हैं कि इसकी दो साइड्स होंगी। तो एक साइड जो है, जो नॉर्दर्न साइड है हिमालयास की, नॉर्दर्न साइड जो है जो कहाँ पड़ती है, चाइना और तिब्बत रीजन की ओर, वो कैसी है, जेंटल है। जेंटल मतलब जिसका थीटा बहुत ज़्यादा नहीं है। और बात करें साउदर्न साइड मतलब दक्षिण की ओर जो साइड पड़ती है हिमालयास की, ग्रेटर हिमालयास की, दैट इज जो इंडिया की ओर है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर है, वो कैसी है, स्टीपर, खड़ी। और इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया की ओर से हिमालयस पर चढ़ना बहुत ही कठिन है, जबकि चाइना की ओर से चढ़ना उतना दुर्लभ नहीं है जितना कि भारत की ओर से, क्योंकि भारत की तरफ से जो है स्लोप बहुत ही ज़्यादा स्टीपर है, जबकि चाइना की ओर वाले हिस्से की ओर जो नॉर्दर्न पार्ट है माउंटेन का वो जेंटल स्लोप है, इसलिए उधर से चढ़ना बहुत आसान है। नेक्स्ट बात करें तो इसके एल्टीट्यूड के बारे में अगर बात करें तो इसका एल्टीट्यूड है जो नेपाल तक इंक्रीज करता है, मतलब नेपाल सिक्किम बॉर्डर तक इंक्रीज करता है, और उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज। नीचे वाला सिंबल एरो जो है डिक्रीज का है। तो नेपाल तक इसका एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है और उसके बाद इसका जो एल्टीट्यूड है मतलब हाइट वो डिक्रीज करती है। नेक्स्ट बात करें तो ऑल द पीक लाइज एबव स्नो लाइन, इसके सभी पीक स्नो लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अभी स्नो लाइन क्या होती है हम लोग इसी वीडियो में लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि कल भी स्नो लाइन का टर्म यूज़ हुआ था। तो आज हम लोग स्नो लाइन के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तब तक अभी लोग जान लेते हैं कि ग्रेटर हिमालयास के सभी पीक स्नो लाइन के ऊपर लाई करते हैं। पीक्स की बात करें तो इसके पीक है कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसकी हाइट 8848 पॉइंट समथिंग होती है, नंदा देवी, नमचा बरवा एक्सेट्रा। इसके पिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, नमचा बरवा एक्सेट्रा। रही बात वैलीज और ग्लेशियर के बारे में, तो हम लोग वैली और ग्लेशियर हर एक माउंटेन्स की अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। मीन्स ट्रांस हिमालयास की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैली ग्लेशियर हैं, ग्रेटर हिमालयास की, हिमांचल या जिसे मिडिल हिमालय कहते हैं, और शिवालिक की, सब के बारे में डिटेल्ड एक वीडियो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, और उसमें पासेस भी इंक्लूडेड रहेंगी। तो इनके बारे में अभी हम छोड़ते हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे एक सिंगल वीडियो में, जिससे आपको रिकॉल करना आसान रहेगा, एक ही वीडियो में सारा रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ग्रेटर हिमालयास को हम लोग सेंट्रल एक्सियन रेंज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेटर हिमालयास को हिमाद्री भी बोलते हैं। तो आज एक चीज़ और जान लीजिए कि ग्रेटर हिमालयास को हम लोग सेंट्रल एक्सियल रेंज भी बोलते हैं, जो कि कहाँ से एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड फ्रॉम
जॉर्ज ऑफ इंदस, इंदस के जॉर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्रा के बेंड तक, और ब्रह्मपुत्रा का बेंड कहाँ एग्जिस्ट करता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर हम लोग बात करें तो ये इंदस के जॉर्ज से लेके ये हिमालय माउंटेन कहाँ तक एग्जिस्ट करता है? ब्रह्मपुत्रा के रिवर के बेंड तक। ये आपका मान लीजिए ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में इसका बेंड होता है वहाँ तक एग्जिस्ट करता है। कहाँ से? इंदस के जॉर्ज से। कौन सा हिमालयास? ग्रेटर हिमालयास। नेक्स्ट बात करें तो अभी हम लोगों ने बात किया कि जेंटल स्लोप टूवर्ड्स नॉर्थ एंड स्टीप स्लोप टूवर्ड्स, ये क्या है? साउथ। वही बात किया कि चाइना की ओर इसका जेंटल स्लोप है, जबकि इंडिया की ओर स्टीप स्लोप है। नेक्स्ट हम लोग का क्या बात है कि नेक्स्ट है हमारा कि ये सेपरेट होता है ट्रांस हिमालयास से, किसके द्वारा? ITSZ द्वारा। ITSZ इन द सैंगपो सर्चर जोन, जिसे हम लोगों ने कल बात किया था, जिसे हिंग लाइन भी बोलते हैं, वो सेपरेट करती है इसको ट्रांस हिमालयास को। ट्रांस हिमालयास फ्रॉम ये आगे ग्रेटर हिमालयास है, तो उससे ये सेपरेट होता है हिंग लाइन या ITSZ से। तो ये तो थी इम्पॉर्टेंट बातें जो हम लोगों को ग्रेटर हिमालयास के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके लिए प्रीलिम्स में आता है तब आप ऑप्शन आपके 4 रहेंगे, उसमें से आप लगा पाएंगे। मान लीजिए पूछ लेता है कि कंचनजुंगा किस माउंटेन रेंज का पार्ट है, किस माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है या पीक है, माउंट एवरेस्ट किसका है, तो इन सब तरह के क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। और अगर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर या माउंटेन्स ऑफ इंडिया के ऊपर या ग्रेटर हिमालयास के ऊपर डायरेक्ट मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तब भी आप इसको हैंडल करने में सामर्थ होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिडिल या लेसर हिमालयास, या जिसे हम लोग हिमांचल भी कहते हैं। कौन कौन सा? चाहे उसे हम मिडिल कहें या लेसर कहें या चाहे हिमांचल कहें। तो चलिए शुरू करते हैं हिमांचल के बारे में जानना। हिमांचल जैसा कि हम लोग जानते हैं 3+4 रेंजेस को मिलाकर बनता है, जिसमें एक पीर पांजाल, धौलाधार, नागा तिब्बा और एक आपका महाभारता भी होता है, जिसको मैंने पहले बता चुका हूँ। महाभारता रेंज, महाभारता। तो 4 रेंजेस को मिलाकर आपका मिडिल, लेसर या हिमांचल का हिमालयास होते हैं। अब बात करें इनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ये ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब θ1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है θ2 के। तो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल होते हैं, समझ गए इसको। अगर बात करें एल्टीट्यूड के इन चारों या तीनों रेंजेस की जो इम्पोर्टेंट हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड धौलाधार की होती है, फिर पीर पांजाल की होती है और फिर नागा तिब्बा की। तो एल्टीट्यूड की बात करें यानी हाइट की, ऊंचाई की, तो धौलाधार रेंज सबसे ऊंची है, उसके बाद पीर पांजाल है और उसके बाद नागा तिब्बा। अब बात करें कि ग्रेटर हिमालयास से कैसे सेपरेट होते हैं, किस लाइन के द्वारा, या किस सेपरेशन का नाम क्या है उनके बीच में जो एग्जिस्ट करता है मिडिल हिमालयास और ग्रेटर हिमालयास में, तो उसे बोलते हैं हम लोग मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ये बने कैसे हुए हैं? तो ये बने हुए हैं कंपोस्ट जिसे बोलते हैं ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, बहुत ज़्यादा दबे हुए रॉक्स से ये बने हुए हैं। पीक्स के बारे में हम लोगों ने जैसे बात किया कि एक साथ बात करेंगे। पासेस मैंने लिख दिया, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। बुर्जिला पास एग्जिस्ट करती है और बनिहल पास, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे आगे। वैली जान लीजिए, कश्मीर हो गई आपकी, लाहौल स्पीति, कांगड़ा कुल्लू ग्लेशियर के बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और ये शिवालिक से सेपरेट होते हैं किसके द्वारा? बाय मेन बाउंड्री थ्रस्ट। जो शिवालिक और लेसर हिमालयास के बीच में सेपरेशन एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अभी हम लोग सेपरेशन के बारे में आगे बात करेंगे, एक कंप्लीट चार्ट, एक कंप्लीट फिगर में, जिससे कि आपको जो डाउट है कि किसके बीच में कौन सा सेपरेशन एग्जिस्ट करता है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमारा जो लास्ट हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट है वो है आपका शिवालिक। क्या है? शिवालिक। शिवालिक हिमालयास जिसे हम लोग आउटर हिमालयास भी कहते हैं, उसकी बात करें तो ये भी क्या होता है? ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, मीन्स इस केस में भी उनके बेस एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर एल्टीट्यूड या हाइट की बात करें इनकी, तो साउदर्न शिवालिक की ऊंचाई नॉर्दर्न शिवालिक से ज़्यादा होती है। साउदर्न शिवालिक
दक्षिणी शिवालिक उत्तरी शिवालिक से ऊंचा होता है। अगर साउदर्न शिवालिक की जो 3 सब रेंजेस हैं जिनको मिलकर साउदर्न शिवालिक बनती है, उनकी बात करें जो कि मसूरी, कुमाऊन और गढ़वाल हैं, तो मसूरी, कुमाऊन, गढ़वाल में हाइट जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज। मतलब कि मसूरी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, दूसरे नंबर पर कुमाऊन है और तीसरे नंबर पर गढ़वाल है। तो इनका एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, नीचे देखिए, नीचे को डिक्रीज। मतलब मसूरी टॉप मोस्ट हाईएस्ट, उसके बाद कुमाऊन और उसके बाद गढ़वाल। तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी अरेंज करने को दे सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस ऑफ साउदर्न शिवालिक इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्टीट्यूड और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्टीट्यूड। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो ये कैसे बनी होती है, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द ग्रेट हिमालयन रेंजेस। मीन्स जो सेडिमेंट्स रिवर्स द्वारा लाई जाती हैं उस सेडिमेंट से शिवालिक का फॉर्मेशन होता है। जैसे बहुत सी रिवर्स हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ऐसे अलकनंदा हो गई, कई रिवर हैं, इंदस हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई। तो जो हिमालयन रेंजेस में जो रिवर्स का फॉर्मेशन होता है, वो जब रिवर्स फ्लो करके नीचे की ओर आती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं। उन सेडिमेंट्स से जिस रेंज की फॉर्मेशन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक। नेक्स्ट बात करें तो शिवालिक के जो लोएस्ट रीजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं तराई रीजन या तराई। शिवालिक के लोएस्ट रीजन को हम लोग तराई रीजन बोलते हैं। और गंगा प्लेन, क्योंकि शिवालिक के बाद माउंटेन रेंजेस नॉर्दर्न पार्ट की खत्म हो जाती हैं और क्या शुरू हो जाता है, गंगा प्लेन शुरू हो जाता है। तो गंगा प्लेन और शिवालिक के बीच में जो लाइन एग्जिस्ट करती है, जो डिवीजन एग्जिस्ट करता है, जो बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। मैं देखिए बताता हूँ आपको। क्या, ये मान लीजिए आपका हिमाद्री है, ग्रेटर हिमालयास, और इसके नीचे मान लीजिए आपका हिमांचल है। अब क्या है कि यहाँ पे ये थोड़ा जो बहुत सारे ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं हिमाद्री और हिमांचल के ऊपर। मान लीजिए ये आपके ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे एक ग्लेशियर है, यहाँ पे एक ग्लेशियर्स है, यहाँ पे एक ग्लेशियर है, यहाँ पे एक ग्लेशियर है, ऐसे कई ग्लेशियर प्रेजेंट हैं। अब इन ग्लेशियर्स की होती है मेल्टिंग। जब ये ग्लेशियर मेल्ट करते हैं तो इनसे होता है स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन। स्ट्रीम्स आपस में कंबाइन करती हैं या कभी कभी सिंगल स्ट्रीम ही जब नीचे की ओर आती हैं फ्लो करते हुए माउंटेन रेंजेस से, तो जब वाटर फ्लो करता है नीचे की ओर तो सरफेस के ऊपर क्या लगाता है, इरोजिव फोर्स। इरोजन करता है वाटर, सरफेस के ऊपर क्या लगाता है, इरोजिव फोर्स लगाता है, इरोजन वाला, इरोजिव फोर्स सरफेस के ऊपर लगता है, इरोजिव फोर्स। अब इस इरोजिव फोर्स की वजह से जो सरफेस पे सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिटैच। क्या होने लगते हैं, डिटैच। जब डिटैच होके वो रिवर वाटर के फ्लो के साथ बहने लगते हैं, और बहते बहते जब उनकी एल्टीट्यूड से माउंटेन के नीचे आते हैं तो उनका होने लगता है नीचे क्या, डिपोजिशन। क्या होने लगते हैं वो, डिपॉजिट। और डिपोजिशन के बाद लगातार अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहते हैं। और ये फिनोमेना मतलब ईयर्स एंड ईयर्स चलते थे, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रही है। और उसके कारण एक हीप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, या जिसे हम कहते हैं एक जाइंटिक स्ट्रक्चर बनता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक माउंटेन रेंजेस। मीन्स माउंटेन रेंजेस का जो शिवालिक है उनकी फॉर्मेशन जो सेडिमेंट्स रिवर्स फ्लो करके ग्रेटर हिमालय जो हिमाचल से लाती हैं उससे हुआ। इनिशियली शिवालिक अगर हम बात करें तो शिवालिक की फॉर्मेशन नहीं थी, वो ग्रेटर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बाद में फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। होता क्या है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि बहुत सारे ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं ग्रेटर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज पे। उनकी जब मेल्टिंग होती है तो उससे स्ट्रीम्स की फॉर्मेशन होती है, और जब स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं तो सरफेस पर इरोजिव फोर्स लगाती हैं। उस इरोजिव फोर्स के कारण सरफेस से बहुत सारे जो क्या बोलते हैं सेडिमेंट्स हैं या कहते हैं कण हैं वो डिटैच हो जाते हैं, और वो आके नीचे की ओर माउंटेन्स के डिपॉजिट होने लगते हैं। और डिपॉजिट होने के बाद कई साल ये प्रोसेस चलता रहा, और उसके बाद एक जाइंटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम लोग शिवालिक कहते हैं।
तो शिवालिक की फॉर्मेशन अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ऑफ रिवर्स या स्ट्रीम्स के द्वारा हुई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं स्नो लाइन के बारे में। आइए, सबसे पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ जानते हैं। क्या जानते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो एल्टीट्यूड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर क्या होता है? एल्टीट्यूड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड। मीन्स जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, क्या मतलब इसका मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब ये सिग्निफाई कर रहा है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा टेम्परेचर क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ये हुआ। अब सबसे पहले जानते हैं कि स्नो लाइन होती क्या है। तो स्नो लाइन होती है एल्टीट्यूड, वो एल्टीट्यूड जिसके एबव टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन जीरो। मीन्स वो कौन सी हाइट है जिसके ऊपर टेम्परेचर सदैव जीरो से कम रहता है, उसे बोलते हैं स्नो लाइन। उस हाइट को बोलते हैं स्नो लाइन। मान लीजिए अगर अगर कोई, मैं ये बताता हूँ, एक मिनट। अगर कोई हाइट है, मान लीजिए मान लीजिए मैं 3 km मान ले रहा हूँ। इस 3 km हाइट पहुँचने के बाद टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन जीरो होता है। तो इस हाइट को क्या बोलेंगे? स्नो लाइन। उस सरफेस का, वहाँ की सरफेस के ऊपर जो हाइट है, अगर उस हाइट पर टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन जीरो रहता है, वो किसी भी सीजन हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, उस पर डिपेंड नहीं करता, और ऑलवेज जीरो से कम होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उस हाइट को स्नो लाइन। देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप लोग देखना चाहें। एल्टीट्यूड एबव विच टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन जीरो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सीजन। सीजन पे भी डिपेंड नहीं करे। तो देखिए, जैसे मैंने एक फिगर बना है, देखिए ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर देखिए आप, इस हाइट के बाद टेम्परेचर क्या हो जा रहा है? लेस देन जीरो हो जा रहा है। तो इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नो लाइन। तो इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता है कांस्टेंट रेट पे। क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता है। हम लोगों ने बात किया टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड। टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता है, और उस डिक्रीज का जो रेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, NLR। नॉर्मल लैप्स रेट जो कितना होता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 किलोमीटर, मीन्स हर 1000 मीटर या 1 किलोमीटर कह लें, उस पे जो टेम्परेचर जो है 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे हाइट पे मान लीजिए 13 डिग्री टेम्परेचर है, तो अगले 1000 किलोमीटर बाद, अगले 1000 किलोमीटर बाद, मैं मान लीजिए इसको लेता हूँ, अगले 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर बाद, 1000 मीटर कहें, 1 किलोमीटर बाद टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा? 6.5। अगले के बाद जीरो। तो ये होता है नॉर्मल लैप्स रेट। मीन्स हर 1 किलोमीटर बाद जो टेम्परेचर में डिक्रीज होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, जो कि कितना होता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट। यही लिखा हुआ देख लीजिए आप लोग, नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। अब बात यह है कि स्नो लाइन जो है उसका टेम्परेचर या उसका एल्टीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है सरफेस टेम्परेचर पर। मैं आपको एक एग्जांपल से फिर समझाता हूँ। मैंने क्या बोला कि स्नो लाइन का जो एल्टीट्यूड है, कि स्नो लाइन कितने हाइट पर एग्जिस्ट करेगी, वो डिपेंडेंट है सरफेस टेम्परेचर पर। क्या बोला मैंने? मैं लिख देता हूँ। स्नो लाइन का एल्टीट्यूड जो है, स्नो लाइन का एल्टीट्यूड वो डिपेंडेंट है किस पे? सरफेस टेम्परेचर पर। सरफेस टेम्परेचर पर स्नो लाइन का एल्टीट्यूड डिपेंडेंट है। अब आइए देखते हैं कैसे डिपेंडेंट है। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे डिपेंडेंट है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल।
मैं दो केस ले रहा हूँ। देखिए पहला केस मेरा जो है, इधर ले लेता हूँ। पहला मान लीजिए एक सरफेस ये है ए सरफेस, दूसरा सरफेस मान लीजिए बी है। अब इस सरफेस का मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ 26 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस सरफेस का टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ 39 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कोई भी टेम्परेचर लेके चेक करेंगे, मैंने अपने कन्वीनियंट के लिए 26 और 39 लिया है। आप 100 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 30 लीजिए, सब पे एप्लीकेबल है। तो मीन्स अगर हम लोग बात करें तो सरफेस ए का 26 डिग्री टेम्परेचर है और सरफेस बी का 39 डिग्री। अब देखिए हम लोगों ने क्या बात किया कि हमारा NLR कितना होता है, नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है, 3.6 सॉरी मिस्टेक होगी, नॉर्मल लैप्स रेट होता है हमारा, कितना होता है नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट होता है हमारा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ये होता है हमारा नॉर्मल लैप्स रेट। अब अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए मैं हर 1 किलोमीटर पे अपनी एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, चलिए आपके कन्वीनियंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 किलोमीटर लिया, 2 किलोमीटर लिया, 3 किलोमीटर लिया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब देखिए हर 1 किलोमीटर पे कितना हो जा रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सो ऑन। अगर यहाँ पे 26 डिग्री सेंटीग्रेड है बेस का, तो 1 किलोमीटर में 6.5 कम हो जाएगा, 2 किलोमीटर में कितना कम हो जाएगा, 13। तो मैं 2-2 किलोमीटर का लेता हूँ जिससे जल्दी से हो जाए। तो 1 पे 26 कम हो रहा है, तो यहाँ पे सॉरी 1 पे 6.5 कम हो रहा है, तो यहाँ 26 माइनस 6.5 हो जाएगा। यहाँ 2 पे क्या हो जाएगा, 26 माइनस 6.5 इंटू 2 मतलब 13 कम हो जाएगा, 6.5 का दूना 13। तो यहाँ कितना डिग्री हो गया आपका, 13। अगले पे ऐसे क्या हो जाएगा, 13 से फिर 6.5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 6.5। अगर अब मान लीजिए मैं भी एक सरफेस और इसके ऊपर ड्रा कर लेता हूँ, चलिए। अब इस सरफेस पे 4 किलोमीटर के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर में, अब ये कितना हो जाएगा, 6.5 में से फिर से चला गया 6.5, तो कितना बचा 0 डिग्री। मीन्स हमें क्या मिल गया, 4 किलोमीटर वो टेम्परेचर है जहाँ, सॉरी 4 किलोमीटर वो एल्टीट्यूड है जहाँ पे टेम्परेचर अब 0 डिग्री मिल गया। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे, मतलब 4.1 किलोमीटर, 4.2 किलोमीटर, तो हमारा टेम्परेचर क्या होने वाला है, ऑलवेज लेस देन 0 रहने वाला है। तो इस हाइट की, सॉरी इस सरफेस की एल्टीट्यूड क्या है जिस पे स्नो लाइन एग्जिस्ट कर रही है, तो इस सरफेस की एल्टीट्यूड है 4 किलोमीटर के एबव, जिसके ऊपर जहाँ पे हमारा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, स्नो लाइन। नेक्स्ट बात करें, आइए अपना अगला देखते हैं। इस पे 39 है, तो 1 पे 6.5 घट जाएगा, फिर 2 पे क्या हो जाएगा, 6.5 बचेगा कितना 26 पे, 3 पे फिर 6.5 घटेगा 14, फिर 4 पे फिर 13 घट जाएगा, बचेगा कितना 13। अभी देखिए यहाँ 4 किलोमीटर हाइट हो गई, लेकिन हमारा टेम्परेचर कितना है 13 डिग्री सेंटीग्रेड स्टिल। यहाँ पे 4 किलोमीटर कितना हो जा रहा था हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री। मीन्स इसके ऊपर टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन 0, मतलब हमें स्नो लाइन इस केस में कहाँ मिल गई थी 4 किलोमीटर पे। लेकिन क्या यहाँ पे 4 किलोमीटर मिली, नहीं मिली, अभी 13 ज़्यादा है। मीन्स अभी अगर 2 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे, मतलब 6 किलोमीटर में फिर से 13 घट जाएगा, तब जाके हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अचीव होगा। और उसके बाद वाला जो हाइट होगी वो क्या होगी, स्नो लाइन। तो देखिए 2 एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। तो स्नो लाइन कहाँ डिपेंड कर रही है दोनों केस में, सरफेस पर, क्योंकि इस पर टेम्परेचर कम है इसलिए इसका स्नो लाइन की हाइट क्या है, कम है। इस सरफेस की टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए इसकी स्नो लाइन की हाइट क्या है, ज़्यादा है, और इस केस में इसकी कम है। तो हम लोगों ने क्या ओवरऑल एग्जांपल से सीखा कि स्नो लाइन का एल्टीट्यूड सरफेस टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। मीन्स जैसे जैसे सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा स्नो लाइन की एल्टीट्यूड बढ़ती जाएगी। तो हम लोगों ने इसके बारे में समझा। तब इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्नो लाइन एल्टीट्यूड अचीव होगा, जैसे मैंने बताया। तो हॉटर रीजन जहाँ गर्म होगा वहाँ सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हाइयर स्नो लाइन होगा। कोल्डर रीजन वहाँ का सरफेस टेम्परेचर कम होगा तो लोअर स्नो लाइन। तो इससे वही जो मैंने बताया कि एल्टीट्यूड ऑफ स्नो लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेम्परेचर।
तो आइए आज के अपने हम लोग सबसे ऊपर हम लोग बात करें तो हमारा है ट्रांस हिमालयास, नीचे है ग्रेट हिमालयास, फिर मिडिल है, उसके नीचे आपका शिवालिक है, और लास्ट में आपका क्या है, गंगा प्लेन है। तो अगर हम लोग बात करें ट्रांस हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज, तो उनके बीच में जो लाइन एग्जिस्ट करती है उसे हम लोग बोलते हैं ITSZ या इंदस सेंगपो सर्चर जोन और हिंग लाइन। अगर बात करें ग्रेट हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच में, तो वो सेपरेशन है, उसकी नेमिंग क्या की गई है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और अगर हम लोग बात करें मिडिल और शिवालिक के बीच में, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और अगर बात करें नॉर्दर्न और साउदर्न शिवालिक, या जिसे शिवालिक बोलते हैं, और गंगा प्लेन के बीच में, तो उसे बोलते हैं HFF, मतलब हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो इन नेमिंग्स को आप याद कर लीजिए। क्या हम लोग बार फिर से देखते हैं, ट्रांस और ग्रेट के बीच में ITSZ या हिंग लाइन एग्जिस्ट करती है, ग्रेट और मिडिल के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट एग्जिस्ट करती है, मिडिल और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और शिवालिक और ग्रेट प्लेन के बीच में हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट सेपरेशन। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच, और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं, इसके आगे को बारे में जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।